64 में देखो, अंडरराइटिंग का क्या मतलब होता है? ब्रॉड प्रिंसिपल स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस adopted by insurer to conduct their business along with scientific lines to produce a reasonable profit on operation। बस, इसमें से इतना ही क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा इसमें से? अल्टीमेट अंडरराइटिंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? एक तो होगा प्रोड्यूस वेल स्प्रेड एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रीमियम इनकम टू मेंटेन प्रोग्रेसिवली एंड लार्ज एंड इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इतना आएगा, प्रोड्यूस अ वेल स्प्रेड एंड लार्ज वॉल्यूम। यहाँ तक की ऑप्शन आएगा आपका, आगे का भी आ सकता है, तो इतना ही आएगा। तो पहला गोल तो ये हो गया। उसके बाद में क्या हो गया? टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ इंश्योरेंस, ये नंबर 2 हो गया। थ्रू थोरो प्रॉपर रेटिंग, रेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ये तीसरा हो गया। एंड केयरफुल सिलेक्शन ऑफ रिस्क, चौथा हो गया। इम्पोजिशन ऑफ टर्म्स कंडीशन सब स्टैंडर्ड, ये पांचवा हो गया। और छठा क्या हो गया? कंट्रोल ओवर क्लेम प्रोसेसिंग। तो ये 6 के 6 क्या होते हैं? तो इसमें से ये तो कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये पूरा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये 6 के 6 ऑप्शन आपको दे सकते हैं कि भाई अल्टीमेट अंडरराइटिंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। तो ये अपने को पढ़ के जाना है। उसके बाद में जो भी आपका पॉलिसी फॉर्म बनता है, उसका फॉर्मेट जो है टैरिफ एडवाइजरी कमेटी ने दिया हुआ है। ये टैरिफ एडवाइजरी कमेटी क्या है? TAC। ये क्या काम करती है? इंश्योरेंस के रेट वगैरह, पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, वर्टिंग कैसी होनी चाहिए, वो सारा कंट्रोल इसके हाथ में ही है। तो आपको पॉलिसी फॉर्म इसके TAC के फॉर्मेट के हिसाब से बनाना है। अगर आपको कोई एड ऑन वगैरह देना है, नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो यूज एंड फाइल रेगुलेशन के अंदर। वैसे तो फाइल एंड यूज गाइडलाइन होती है, इसने यूज एंड फाइल लिखा है, तो अपन इसको यूज एंड फाइल ही पढ़ेंगे। यूज एंड फाइल का क्या मतलब है? आपको कोई नया एड ऑन निकालना है, तो आप IRDA में TAC कमेटी को अपना पूरा प्रोडक्ट का बना के दो PPT। वो उसको चेक करेगी, अगर वो फायदे का होगा, सही होगा कस्टमर के लिए, तो वो आपको अप्रूवल देगी। उसके बाद में आप एड ऑन अपनी पॉलिसी में बेच सकते हो। कुछ भी अंट संट नई चीज आपको बेचनी है, तो पहले उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। वो अप्रूवल किसके अंडर में आएगी? यूज एंड फाइल रेगुलेशन या यूज एंड फाइल गाइडलाइन, इसके हिसाब से। अब जो पॉलिसी फॉर्म होता है, वो शेड्यूल बेसिस पे होता है, मतलब अलग अलग उसके अंदर सेक्शन बनाए हुए होते हैं कि किस किस सेक्शन में क्या क्या आएगा। तो पॉलिसी फॉर्म के अंदर TAC ने अलग अलग कौन से दिए हैं? सबसे पहले तो दिया हेडिंग। हेडिंग के अंदर क्या क्या आएगा? ये पूरा ही क्वेश्चन इसमें यहाँ तक आएगा आपका, है ना? ये यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको मार्क करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। ये हेडिंग के अंदर क्या आता है? तो गिविंग द इंश्योर नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ये हेडिंग के अंदर आएगा। प्रीएम्बल और रेसिटल क्लॉज, इसके अंदर क्या होता है? इंश्योर्ड और इंश्योरर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये अंडरलाइन करो। बहुत ये नंबर खाने वाला सवाल है और मोस्टली आता है। कौन सा सेक्शन? तो इसमें लिखा है, दिस को हटा देंगे, विच सेक्शन, यहाँ कर देंगे विच सेक्शन इंट्रोड्यूस और रेसिट्स द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, आई इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। तो आपको आंसर में 4 दे देंगे, हेडिंग, ऑपरेटिव, कंडीशन और कुछ दे देंगे। तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना है प्रीएम्बल और रेसिटल क्लॉज। दूसरा क्वेश्चन इसमें से आता है, रेसिटल क्लॉज किसको कहा जाता है? तो ये दोनों एक दूसरे के ही नाम है, प्रीएम्बल या रेसिटल क्लॉज। कर लिया इसको अंडरलाइन? कितने क्वेश्चन हो गए अपने? 2 हो गए।
प्रीएम्बल रेसिटल क्लॉज में आता है क्वेश्चन, और एक ऊपर वाले में से आता है। ये 2 क्वेश्चन तो इस पेज में से हो गए। ऑपरेटिव या इंश्योरिंग क्लॉज, ये क्लॉज ये बताता है कि किस किस कंडीशन में क्या क्या देंगे और कब इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देने के लिए लायबल होगी। जहां से वो लाइन शुरू होती है, द कंपनी विल इंडेमनीफाई इंश्योर्ड इफ, या इन केस, वो वाला भाग है पॉलिसी का ये। ठीक है ना सर, ज्यादा इसमें से कुछ आएगा नहीं, आपको सिर्फ यहाँ तक पढ़ के जाना है। दिस क्लॉज सेट आउट एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, it specifies peril under insured policy and circumstances in which insurer will become liable to make payment। ठीक है सर, यहां से यहां तक अंडरलाइन करना है इसको। कौन सी पेरिल इसमें एक्सक्लूडेड है और कौन सी इंक्लूडेड है, वो ऑपरेटिव या इंश्योरिंग क्लॉज में लिखा हुआ होता है। ये सारे नंबर वाले हैं, इनको आप अंडरलाइन कर लेना। इस क्लॉज में और क्या बताता है इंश्योरर, कि भाई इंश्योरर अंडरटेकिंग देता है कि अगर ऐसा होगा तो मैं बाध्य हूं पैसे देने के लिए, सब्जेक्ट टू टर्म्स कंडीशन और एंडोर्समेंट। और पॉलिसी में मैक्सिमम पैसा क्या पेबल है वो भी इस क्लॉज में लिखा हुआ होता है। उसके बाद में आ गया पॉलिसी शेड्यूल। पॉलिसी शेड्यूल में क्या होता है, टाइप रिटर्न इंफॉर्मेशन होती है पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ इंश्योर्ड, डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, प्रीमियम वगैरह वगैरह। जो बीच में आप देखते हो ना, एड ऑन का प्रीमियम कितना है, एनसीबी कितनी है, उसको बोलते हैं पॉलिसी शेड्यूल। तो इसमें से क्वेश्चन आएगा, वो वापस वैसे ही आता है, विच सेक्शन कंटेन ऑल टाइप रिटर्न इंफॉर्मेशन, नेम एड्रेस फलाना ढिमकड़ा। तो ये एक लाइन का ही है, ये भी आपको याद करके जाना है। अटेस्टेशन सिग्नेचर क्लॉज, ये याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपल सा है, दिस क्लॉज प्रोवाइड सिग्नेचर ऑन दी पॉलिसी, पॉलिसी इज साइंड बाय ऑथराइज ऑफिशियल ऑफ इंश्योरर। तो ये तो बहुत सिंपल है, इंश्योरेंस कंपनी के ऑथराइज ऑफिशियल से साइन जो पॉलिसी होती है वो कौन से सेक्शन में होती है, अटेस्टेशन या सिग्नेचर क्लॉज। अटेस्टेशन सिग्नेचर भी आपको आराम से याद रहेगा, इंटरलिंक वर्ड है, और इसमें कुछ नहीं होता है, बस साइन होता है। उसके बाद में कंडीशंस, ये भी आपको आराम से याद रहेगी, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, पॉलिसी की जो कंडीशन होती है प्रिंटेड, वो यहाँ पे छपती है, और जो लिखी हुई कंडीशन है उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सप्रेस्ड कंडीशन। और जो नहीं लिखी हुई होती है उसको क्या बोलते हैं सर, इम्प्लाइड कंडीशन। ये रहा। अब क्या होगा, एक्सप्रेस कंडीशन के अलावा क्या होगा, इम्प्लाइड कंडीशन भी है इसके यहाँ पे, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, गुड फेथ आ जाएगा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट आ जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। ये क्यों आएगा, क्योंकि अगर क्लेम के टाइम पे आपने जिस चीज का बीमा कराया वो चीज है ही नहीं दुनिया में, तो पैसा किस चीज का दोगे। इसलिए यहाँ पे एक इम्प्लाइड कंडीशन आती है कि जिसका इंश्योरेंस हुआ है वो चीज आपको इंश्योरेंस कंपनी को दिखानी पड़ेगी, साबित तो करनी पड़ेगी कि वो इस अर्थ पे है, दुनिया में है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, उसका चेसिस नंबर वगैरह से वो चीज आइडेंटिफाई होनी चाहिए सीरियल नंबर से, कि ये वही चीज है जिसका बीमा किया गया था। तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है, इसको पॉलिसी पर छापने की जरूरत नहीं है। कुछ कंडीशन जो होती है वो रिपीट होती है, किस लिए, जस्ट फॉर एम्फेसिस, मतलब खाली जोर डालने के लिए। जैसे कि लॉस प्रोसीजर, क्लेम कैसे लेना, आर्बिट्रेशन कब होगा, पॉलिसी कैंसिल कब होगी, ये सब बार बार लिखा होता है ताकि आपको उससे अवगत कराया जा सके। तो सर 1 2 3 4, बी सी डी और ई, ये आपके कम से कम नहीं तो 3 नंबर तो इसमें से पक्के हैं। अगर ये आपने कर लिया तो 3 आपके यहाँ पे नंबर हो जाएंगे। ठीक है जय भैया। जी सर। स्पेसिफाइड वर्सेस ऑल रिस्क पॉलिसी क्या होता है, स्पेसिफाइड पेरिल पॉलिसी
या फिर इसको बोल दो नेम्ड पेरिल पॉलिसी, दोनों एक ही चीज है। ऑल रिस्क पॉलिसी का क्या मतलब होता है, सारे पेरिल कवर्ड है। एक्सक्लूजन दोनों में होते हैं, दोनों में फर्क क्या है, ऑल रिस्क पॉलिसी में सब कुछ कवर है अनटिल अनलेस वो एक्सेप्शन में लिखा हुआ है, जैसे कि वार। अगर यहाँ पे पेरिल उसने वार एक्सक्लूड कर दिया, बीमा कंपनी ये साबित कर देती है कि आपका जो लॉस है वार के कारण है, तो ऑल रिस्क में कवर नहीं होगा। अगर एक्सक्लूजन अप्लाई नहीं हो रहा है तो भले कैसा भी लॉस हो, चाहे वो बच्चा पत्थर मारे, बच्चे की माँ पत्थर मारे, बच्चे का मामा पत्थर मारे, सब कवर है, बस वो एक्सक्लूजन में लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। स्पेसिफाइड पेरिल में क्या होता है, वो पेरिल जो लिखे हुए हैं वही कवर होते हैं, जो एक्सक्लूजन में है वो कवर नहीं होते हैं, और जो बीच के बच जाते हैं वो जो जिस ढंग से कर पाता है, अगर इंश्योरेंस करने वाले में ज्यादा कैपेसिटी है और उसने उसको जोड़ दिया एक्सक्लूजन से, तो वो कवर नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली स्पेसिफाइड पेरिल में कवर होने वाला भी देखा जाएगा। अब सर्वेयर के हिसाब से क्या है, सर्वेयर को ऑल रिस्क में क्या देखना होता है, केवल एक्सक्लूजन देखने होते हैं, इंक्लूजन उसको देखने ही नहीं है। सर्वेयर को सिर्फ ये चेक करना है कि कहीं ये लॉस एक्सक्लूडेड पेरिल से तो नहीं है। और स्पेसिफाइड में क्या होता है, उसको दोनों देखने, अगर एक्सक्लूजन में है तो कमेंट डालना ही है, अगर कवर्ड में नहीं है तो भी उसको लिखना है कि भाई ये पेरिल कवर्ड नहीं है। ये सर्वेयर के हिसाब से फर्क है। तो यहाँ पे सारी स्पेसिफाइड पेरिल लिखी हुई होगी। आपकी मोटर पॉलिसी जो है वो स्पेसिफाइड पेरिल या फिर नेम्ड पेरिल पॉलिसी है। समझ गए आप? इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। इतना समझ गए ना? तो आपका ये वाला चैप्टर, ये वाला पन्ना पूरा हो गया। बाकी आप पढ़ोगे तो देखो सेम का सेम ही है। मोटर पैकेज पॉलिसी में फलाना फलाना होता है, थर्ड पार्टी भी होती है, फलाना डिमगड़ा, उससे कुछ। कंप्रेहेंसिव पॉलिसी का सबको मालूम पता है, और थर्ड पार्टी का भी सबको पता है, स्टैंड अलोन का भी सबको पता है, बताने की जरूरत है नहीं। अब जैसे बर्गलरी पॉलिसी है, तो ये नेम्ड पेरिल पॉलिसी है, इसमें बर्गलरी भी होगा, थेफ्ट भी होगा, ये सब कवर होंगे। एक्सक्लूजन में क्या हो गया, एक्सक्लूजन का मेन, अंडरराइटर एक्सक्लूजन क्यों डालता है, ताकि उसको कवरेज को रेस्ट्रिक्ट किया जा सके, हर क्लेम लेके नहीं चला जाए कस्टमर। ऐसे क्लेम जो कि आने ही आने हैं, या जो नॉर्मल कंडीशन में भी होता है, जैसे बरसात में कपड़े गीले हुए और खराब हो गए, तो वो तो होने ही है, बरसात आएगी तो अगर आप बाहर रखोगे तो अंडरराइटर एक कंडीशन लगाएगा कि फैक्ट्री के बाहर रखे हुए कपड़े अगर बरसात की वजह से खराब होते हैं तो वो हम पे नहीं करेंगे। ये ऐसी ऐसी चीजों के लिए एक्सक्लूजन लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या, टू रेस्ट्रिक्ट कवर टू नॉर्मल कवरेज रिक्वायर्ड बाय टिपिकल और एवरेज इंश्योर्ड। एक नॉर्मल इंश्योर्ड को कितना कवरेज चाहिए, 2-5 करोड़ का तो है नहीं, तो पीए पॉलिसी के अंदर एग्रीड बेनिफिट पे करते हैं, जो कि पहले से स्पेसिफाइड होते हैं, जैसे टांग टूटेगी तो इतना मिलेगा। मेडिकल एक्सपेंसेस जो नॉर्मल ओटीटी बोलते हो, क्या बोलते हो उसको, आउटडोर वाले जो एक्सपेंसेस है वो नहीं मिलेंगे। आउटडोर आपको चाहिए तो उसके लिए एडिशनल प्रीमियम दो। ये सब क्या है, एक्सक्लूड करके उसको वापस एक्स्ट्रा प्रीमियम पे इंक्लूड करते हैं, ताकि कस्टमाइज हो सके पॉलिसी, और नॉर्मल ग्राहक की जितनी जरूरत है उतना ही बीमा हो सके, उसको फायदा ना मिले। फायर पॉलिसी के अंदर क्या एक्सक्लूड है, टेररिज्म, फॉरेस्ट फायर, ये सब एक्सक्लूड है, जो कि मास लेवल पे होते हैं। ये क्यों एक्सक्लूड किए गए, इसने नहीं समझा, मैं समझा देता हूँ। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस लॉस है। अगर जब टेररिज्म होगा और उसने 200 बिल्डिंगें उड़ा दी, तो बेचारी इंश्योरेंस कंपनी तो एक बार में दिवालिया हो जाएगी। अब ये पैसा खाली इंश्योरेंस कंपनी का तो है नहीं भाई, आप सब जने मिलके इंश्योरेंस करा रहे हो, वही पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जा रहा है। अगर वो सारा का सारा एक ही बार में टेररिज्म या फॉरेस्ट फायर हुई, उसमें पूरा शहर जल गया, आधा शहर जल गया, एक ही बार में वो पूरा पैसा दे देगी, तो शायद वो पूरा पे भी नहीं कर पाएगी।
इसीलिए जो कैटास्ट्रोफिक लॉस होते हैं उनको पे नहीं किया जाता है, ताकि आम आदमी नॉर्मल कंडीशन में अकस्मात होने वाले एक्सीडेंट से बच सके। तीसरा रीजन वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला, कैटास्ट्रोफिक नेचर मतलब बड़ी घटना, बहुत बड़ा, क्या उसको क्या बोलते हैं जयप्रकाश जी यार, वो सर बैंक विध्वंसकारी। बैंक नहीं नहीं, बैंक करप्ट नहीं, हो मतलब तो भयानक बड़ी घटना होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्युलेटिव। नहीं नहीं, हाँ ऐसा कोई बड़ा, जैसे कैटास्ट्रोफिक नेचर का मतलब हो गया कि तूफान आ गया, बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, शहर में आग लग गई, केमिकल ब्लास्ट हो गया, ये कैटास्ट्रोफिक नेचर, जिससे कि एक इंश्योर्ड में फर्क नहीं पड़ता, पूरा पूरा शहर उसकी चपेट में है या पूरा पूरा गांव उसकी चपेट में है। क्रिटिकल कंडीशन। हाँ, वो जिसके जैसे कि एक से ज्यादा लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़े, जिससे एक से ज्यादा भी नहीं, जैसे 10 पे बढ़ गया, 20 पे बढ़ गया, तो वो कैटास्ट्रोफिक नहीं है। कैटास्ट्रोफिक का मतलब बहुत बड़े लेवल पे। हाँ, मतलब पूरा का पूरा गुजरात बाढ़ में डूब गया था, वहां किस किस को दोगे भैया? डबल ट्रिपल प्रीमियम भी ले तो भी नहीं दे पाओगे। तो ये चीजें कवर नहीं होती है, ऐसी चीजें जो बियॉन्ड कंट्रोल है। अर्थक्वेक आ गया, उसके बाद में ये सब आ गया है ना। एड ऑन कवर एक्स्ट्रा प्रीमियम पे मिलता है, किन किन चीजों का मिलता है? स्पॉन्टेनियस कंबंशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब कुछ ऐसे चीजें होती है, केमिकल या कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो आपस में अपने आप पड़े रहे ना, तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर ऊपर नीचे या घर्षण होने से अपने आप ही आग पकड़ लेते हैं खुद ही। जैसे कुछ कुछ केमिकल होते हैं जिनमें थोड़ी सी हवा अगर लीक हो जाए तो आग पकड़ लेते हैं। रुई है, रुई में थोड़ी सी गर्मी ज्यादा होती है या पानी से भी वो टच होती है, उस हिसाब से भी कुछ इसमें कच्ची रुई में रिएक्शन होता है जिससे आग पकड़ लेती है। उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबंशन। कोयला ले जाते हैं, कोयले में पानी गिरता है तो उससे मॉइस्चर से भी आग पकड़ लेता है वो, तो उसके लिए एड ऑन कवर अलग से लिए जा सकते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबंशन मतलब उसका खुद से ही आग लग जाना, किसी भी मटेरियल का खुद से ही जल जाना, बाहर का माचिस की जरूरत नहीं है, अपने आप ही वो मतलब भाप वगैरह या उसमें एयर लगी या कुछ भी ऐसा केमिकल रिएक्शन होकर खुद ही जल जाना, बहुत ज्वलनशील जो केमिकल या चीजें होती है। स्वतः ही जलनशील। स्पॉन्टेनियस कंबंशन क्या है? बाय डिफॉल्ट, जैसे आप कोल ले जा रहे हो, कोल का इंश्योरेंस करा रहे हो, तो उसमें आपको ये पहले से ही बोलेंगे कि साहब स्पॉन्टेनियस कंबंशन कवर्ड नहीं है। फिर आप बोलोगे क्यों कवर्ड नहीं, मुझे तो लेना है, तो वो भाई साहब 5,000 रुपये और दो। ठीक है सर। उसके अलावा एड ऑन कब देते हैं? कोई एक्सक्लूडेड रिस्क है जो कि आपको बीमा करने के बाद में इंक्लूड करनी है, जैसे कि पॉल्यूशन लाइबिलिटी कवर अंडर पब्लिक लाइबिलिटी। पब्लिक लाइबिलिटी तो है सर, पहले आपने जानकारी नहीं दी थी, फिर आपने लाके दिए कि देखो मेरे पास ये पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट भी है, मेरे पास अप्रूवल भी है कि मैं ये फैक्ट्री चला सकता हूँ, लेकिन इस फैक्ट्री से पॉल्यूशन का खतरा है। तो वो बोलेगा साहब ठीक है, पहले आपने नहीं बताया था, आप बताया, अब आप पैसे दो, हम आपको ये एड ऑन दे देते हैं। टू एक्सक्लूड लॉसेज विच आर कवरेबल अंडर अदर पॉलिसीज, इसके अंदर भी लफड़ा है, इसके अंदर भी आपको मार्किंग करनी पड़ेगी। ऐसे लॉस जो कि दूसरी पॉलिसी में कवर है उसको इस पॉलिसी से हटाने के लिए भी एक्सक्लूजन लगाए जाते हैं। इससे क्या होता है? डुप्लीकेट कवर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल जनरल पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी के अंदर मोटर व्हीकल का यूज जो नॉर्मल हो रहा है वो एक्सक्लूड है, क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट उसके थर्ड पार्टी में कवर है। समझ गए आप? उसमें क्या कवर होगा? जो गैरेज के अंदर डैमेज हो रहा है, अगर रोड पे हो रहा है तो उसकी थर्ड पार्टी पहले से ही है, तो वो जनरल पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी के अंदर ये कवरेज आपको थर्ड पार्टी वाला नहीं मिलता है। समझ गए कि नहीं समझे? तो किसी को डाउट है कि गैरेज वाले के लिए तो थर्ड पार्टी है ना? समझ गए सर, समझ गए। नहीं आया आवाज ही नहीं आ रही तेरी तो।
सर आ गया समझ में। आ गया ना? जैसे कि प्लेट ग्लास पॉलिसी है, वो फायर का डैमेज कवर नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि वो स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी में फायर के अंदर प्लेट ग्लास ऑलरेडी कवर्ड है। फायर और एलाइड फायर की जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है उसके अंदर मशीनरी ब्रेकडाउन एक्सक्लूडेड है। क्यों एक्सक्लूडेड है? क्योंकि मशीनरी ब्रेकडाउन के लिए ऑलरेडी अलग पॉलिसी है, तो दो दो जो रिस्क होती है उसको एक में नहीं करते। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, एक्सक्लूजन क्यों लगाए जाते हैं? टू एक्सक्लूड रिस्क विच आर लॉसेज ऑफ हाई डिग्री ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये भी आप मार्क कर लो। काट स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद होते हैं वो मार्क कर लो। उसके अलावा जो डुप्लीकेट आपको कवरेज देते हैं वो मार्क कर लो। उसके बाद में टू एक्सक्लूड रिस्क विच कॉज लॉस ऑफ हाई डिग्री फ्रीक्वेंसी, जिनसे फटाफट लॉस आ सकते हैं, जो जल्दी जल्दी लॉस आते हैं उनको एक्सक्लूड कर देते हैं अंडरराइटर, ताकि अंडरराइटिंग की कॉस्ट भी बचे और ज़्यादा लॉस की फ्रीक्वेंसी भी ना हो। जैसे कि लॉरेंसी अंडर बर्गलरी बिजनेस प्रीमाइसेस पॉलिसी, तो लॉरेंसी यहाँ पे कवर नहीं है। स्टॉक टेकिंग के बीच में कोई नुकसान आता है तो वो कवर नहीं है। शॉर्टेज हो जाती है स्टॉक की तो वो कवर नहीं है। और क्यों लगाते हैं एक्सक्लूजन? टू एक्सक्लूड लॉसेज विच आर कॉज्ड इंटेंशनली, जो वो खुद कर सकता है, जैसे कि सुसाइड अंडर पीए पॉलिसी, विलफुल मिसकंडक्ट अंडर मरीन कार्गो। ये क्यों करेगा? मान लो वो लेके जा रहा है, रास्ते में उसका ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो कहेगा साला डुबा दे, वापस कौन लेके जाएगा? आग लगा दे और क्लेम ले ले। इसलिए अगर वो खुद जानबूझ के करता है तो नहीं मिलेगा। टू एक्सक्लूड लॉसेज विच आर इनएविटेबल। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो ये आ गया कि एक्सक्लूजन में ये क्यों लगाया जाता है, अब आप समझ गए। अब जो मैं बोल रहा हूं वो आप नोट करो। पहले तो ये अंडरलाइन कर लेना। अब आप ये वाली अंडरलाइन करो। रिस्क विच में बी एक्सेप्टेड आफ्टर ऑब्टेनिंग अंडरराइटिंग इंफॉर्मेशन। तो वो आपको ये सवाल पूछेगा, ऐसे कौन से रिस्क हैं जो बाद में जानकारी लेके कवर किए जा सकते हैं? तो उसमें आएगा पॉल्यूशन लाइबिलिटी अंडर पब्लिक लाइबिलिटी पॉलिसी, ये उसका आंसर है। ठीक है सर। फिर पूछेगा ऐसे कौन से लॉस हैं जो दूसरी पॉलिसी में कवर होते हैं? तो वो अपने को आएगा थर्ड पार्टी लाइबिलिटी अंडर मोटर इंश्योरेंस, प्लेट ग्लास अंडर फायर इंश्योरेंस। ये दो एग्जांपल उसमें आएंगे। फायर पॉलिसी अंडर मशीनरी ब्रेकडाउन। उसके बाद में ऐसे कौन से होते हैं जो हाई डिग्री वाले होते हैं? तो आप हाई डिग्री को मार्किंग करो और रिस्क और लॉरेंसी अंडर बर्गलरी, ये दो चीज को मार्किंग करो। हाई डिग्री वाला जहां पे भी सवाल आएगा कि कौन से रिस्क एक्सक्लूड होते हैं, तो रिस्क ऑफ लॉरेंसी अंडर बर्गलरी। दूसरा आप मार्क करो शॉर्टेज। ठीक है ना? स्टॉक टेकिंग के टाइम एक गुरु मंत्र, स्टॉक टेकिंग के टाइम पे कोई भी पॉलिसी कवर नहीं करती है। तो जहां पे भी आपको ऑप्शन में स्टॉक टेकिंग के टाइम में शॉर्टेज दिखे कि ये कवर है या नहीं, तो आप मान लेना कवर नहीं है। स्टॉक टेकिंग कोई भी पॉलिसी में बाय डिफॉल्ट कवर नहीं होता है, ना इसका कोई एड ऑन है। अब एक सवाल आता है, टू एक्सक्लूड लॉसेज विच आर कॉज्ड इंटेंशनली। अंडरराइटर एक्सक्लूजन डालता है, इसका क्या एग्जांपल है? तो इसका एग्जांपल है सुसाइड अंडर पीए पॉलिसी या विलफुल एक्ट। ये कम आता है। इनएविटेबल वाला, उसके बाद में ये वाला और ये नीचे वाला, ये जरूर आते हैं। तो 3 नंबर आपके यहाँ पे भी हैं। टू एक्सक्लूड, वो पूछेगा ऐसे कि टू एक्सक्लूड लॉसेज विच आर इनएविटेबल।
कौन सा आता है? तो वियर एंड टीयर अंडर मोटर पॉलिसी, यही एग्जैक्ट एग्जांपल आपको देना है, वियर एंड टीयर अंडर मोटर पॉलिसी एंड इनहेरेंट वाइज इन मरीन कार्गो पॉलिसी। तो आपको मोस्टली ये मोटर वाला ऑप्शन देता है। अब ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी बनता है, वियर एंड टीयर अंडर मोटर पॉलिसी इज नॉट कवर्ड, व्हाई? टू एक्सक्लूड लॉसेस विच आर इंटेंशनली, टू एक्सक्लूड लॉसेस विच आर कवर्ड अंडर अदर पॉलिसी, या टू एक्सक्लूड लॉसेस विच आर इनएविटेबल। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे आप इनएविटेबल को मार्क करेंगे, इनएविटेबल के मार्क करके उसके बाद में ये मार्क करेंगे इनएविटेबल में ये दो एग्जांपल है, ये आपको रट के ही जाने हैं, और खास करके इस वाले से तो बहुत ज्यादा प्रेम है उनको। दूसरा इसी टाइप का आएगा, टू एक्सक्लूड लॉसेस विच आर कमर्शियली अनइंश्योरेबल, कमर्शियली जिनका इंश्योरेंस नहीं किया जा सकता, वो वार एंड न्यूक्लियर है, एक ही एग्जांपल है, आराम से याद हो जाएगा, ये भी आता है। दसवां भी आता है, स्टैंडर्ड पॉलिसी में ऑल्सो एक्सक्लूड सर्टेन क्लासेस ऑफ प्रॉपर्टी, एग्जांपल फायर पॉलिसी एक्सक्लूड सर्टेन क्लास ऑफ प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट, कॉइन, पेपर मनी, बुक ऑफ अकाउंट। तो ये आपको रट के जाना है, स्टैंडर्ड पॉलिसी में सर्टेन क्लास ऑफ प्रॉपर्टी, उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट, कॉइन, फलाना ढिमकड़ा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, ये याद रख के जाना, इसको भी अंडरलाइन करना, अनलेस एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द पॉलिसी, अनटिल अनलेस वो पॉलिसी में लिखा हुआ हो तो मिलेगा, लिखा हुआ नहीं है तो ये एक्सक्लूडेड ही रहता है। ठीक है सर, 3 नंबर के एक्सक्लूजन में से भी आएंगे, ये तो लिख के ले लो आप, 3 नंबर तो पक्के आएंगे। अब एक बहुत प्यारा सवाल ये भी आता है, एक्सेस क्यों लगाया जाता है? एक्सेस क्या है? एक तरह का डिडक्टेबल है, एक्सेस ऑल्सो नोन एज डिडक्टेबल। अब डिडक्टेबल अप्लाई करते हैं, वैसे नॉन किताब से हटके बता रहा हूं, डिडक्टेबल अंडरराइटर अप्लाई करता है तो नॉर्मली दो तरीके से अप्लाई करता है, एक्सिस और फ्रेंचाइज। तो एक्सिस एक टाइप का डिडक्टेबल है, फ्रेंचाइज भी एक तरह का डिडक्टेबल है, तो इसने ऑल्सो नोन एज लिख दिया है, बट डिडक्टेबल ये दो टाइप के होते हैं। एक्सिस के हम क्यों लगाते हैं? टू एलिमिनेट रिलेटिवली स्मॉल लॉसेस, उससे क्या बचाते हैं वो? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, क्लेम प्रोसेसिंग कॉस्ट, हैंडलिंग सच बोथ इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, इंश्योर्ड के एंड पे और इंश्योरर के एंड पे जो छोटे छोटे क्लेम में लगने वाली हैंडलिंग कॉस्ट है, 2000 रुपए का तो क्लेम नहीं है और 6000 रुपए की सर्वेयर की कॉस्ट आ जाती है, फिर बेचारे जो आदमी रखे हुए हैं उनकी तनख्वाह, वो सब बचाने के लिए छोटे लॉसेस को एलिमिनेट करने के लिए एक्सिस लगाया जाता है, ताकि आप 500-1000 रुपए का क्लेम बीमा कंपनी में नहीं डालो। अदर रीजन क्या होता है? रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ लार्जर लॉसेस, इससे क्या होता है, कम क्लेम लेंगे तो यही 500 रुपए बचेंगे, किसी और को दे पाएंगे, और आदमी ढंग से गाड़ी चलाएगा कि छोटा मोटा नुकसान हो गया तो हमें क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि विद इन एक्सिस आ जाएगा। एक्सिस फ्रेंचाइज सबके समझ में है ना? नहीं, यहाँ पे कौन समझाएगा सर? नहीं, मैं नहीं समझाऊंगा भाई, मैं 10 बार समझा चुका हूँ एक्सिस फ्रेंचाइज तुमको। जिसको लगता है कि सबसे बढ़िया समझ में आएगा वही समझा दो। पुरानी किताब में तो ये एग्जाम्पल भी गलत है। देखो सर, ये क्या कह रहा है, कभी 490 रुपए का क्लेम आया, सर्वेयर के हिसाब से 490 रुपए की रिपोर्ट बनी, उस पॉलिसी में एक्सिस है 500 रुपया,
तो क्लेम कितना मिलेगा? 0। फ्रेंचाइज क्या है? 500 रुपए, तो क्लेम मिलेगा 0। अब आ गया, आपके सर्वर ने 550 रुपए का क्लेम इसमें डाला। एक्सिस की लिमिट है 500, तो 550 में से 500 घट जाएंगे और क्लेम पे कितने का होगा? 50 रुपए का। यहीं पे अगर उसने एक्सिस की जगह फ्रेंचाइज लगाया होता इसी पॉलिसी में, तो ये क्लेम 550 का पूरा पे हो जाता, क्योंकि फ्रेंचाइज के अंदर जितनी फ्रेंचाइज है उसके नीचे का क्लेम है तो नहीं मिलेगा, उससे ऊपर का है तो पूरा मिलेगा, कट्टा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है सर? ठीक है सर। फ्रेंचाइज अभी रेयरली यूज किया जाता है, पहले इसको मरीन कार्गो में यूज लिया जाता था। कंडीशंस क्या होती है? By a condition, I mean a contractual term of the policy. Any breach which by the assured in event of a loss arising out otherwise payable under the policy. कंडीशन ऐसी चीज है जिसका ब्रीच अगर होगा, नहीं होगा, और कोई भी एक्सीडेंट या इवेंट होता है तो वो पेबल होगा। तो कुल मिला के क्लेम पे होने के लिए कंडीशंस का कंप्लाई होना जरूरी है। और अगर ब्रीच होता है तो अंडरराइटर्स डिफेंस टू एनी क्लेम इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर वाज एनी कैजुअल कनेक्शन बिटवीन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स एंड द लॉ। कंडीशंस में भी क्लासिफाइड इनटू इम्प्लाइड कंडीशन और एक्सप्रेस कंडीशन। इम्प्लाइड कंडीशन और एक्सप्रेस कंडीशन अपन 10 बार पढ़ चुके हैं। इम्प्लाइड कंडीशन क्या होती है? चाहे वो पॉलिसी पे लिखी भी हो चाहे नहीं लिखी भी हो, ये अप्लाई टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट, सब पे लागू होती है। जैसे कि इम्प्लाइड कंडीशन क्या है? जो सब्जेक्ट मैटर इंश्योरेंस है उसमें इंश्योर्ड का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर पॉलिसी कराते समय भी एग्जिस्ट करना चाहिए, क्लेम लेते समय भी एग्जिस्ट करना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर जो पॉलिसी में है उसमें कोई ना कोई ऐसा मार्किंग होना चाहिए कि वो लाखों में एक भी पहचानी जा सके और उसको पहचानने में कोई डाउट ना हो। पार्टीज को एक दूसरे में गुड फेथ रख के सारी चीजें बतानी चाहिए। ये क्या है? इम्प्लाइड कंडीशन है। लिखी हुई होगी नहीं लिखी हुई होगी चलेगा। अब जो इम्प्लाइड कंडीशन है इनको मॉडिफाई करना हो तो अपन क्या करेंगे? एक्सप्रेस कंडीशन लगाएंगे। एक्सप्रेस कंडीशन वो कंडीशन है जो पॉलिसी में लिखी हुई होती है। जैसे कि अगर इनका इम्प्लाइड कंडीशन का ब्रीच होता है तो क्लेम वॉइड हो जाता है। लेकिन अब फायर पॉलिसी में कंडीशन नंबर 1 के लिए उन्होंने लिखा है कि आप ऐसा ऐसा करो नहीं तो वॉइडेबल हो जाएगा। मतलब हम चाहें तो क्लेम देंगे, हम चाहें तो नहीं देंगे। अगर वो ये कंडीशन नहीं डालते तो क्लेम खारिज होना ही था, लेकिन उन्होंने वॉइडेबल डाल के थोड़ा सा इनको अनइम्पोर्टेंट बना दिया। तो इस तरीके से ये इम्प्लाइड कंडीशन जो है वो मॉडिफाई की गई अंडरराइटर के द्वारा, ताकि वो मिस रिप्रेजेंटेशन वगैरह हो तो वो चूज कर सके कि क्लेम देना है कि नहीं, क्योंकि उसने यहाँ पे वर्ड डाल दिया वॉइडेबल। तो जो इम्प्लाइड कंडीशन थी जो नहीं लिखी हुई थी उस कंडीशन को लिख के इसने मॉडिफाई कर दिया। ठीक है सर? एक्सप्रेस कंडीशन क्या होती है? आपने मोटर पॉलिसी में जैसे लगी हुई होती है 9-10 पॉलिसी कंडीशन नंबर 1, notice is to be given to insurer immediately after the loss, वो सब होती है एक्सप्रेस कंडीशन। इनके फीचर क्या होते हैं? अगर मिस रिप्रेजेंटेशन होगा, नॉन डिस्क्लोजर होगा, तो पॉलिसी क्या हो जाएगी? वॉइडेबल हो जाएगी।
ऑल इंश्योरेंस अंडर पॉलिसी सीज आफ्टर 7 days फ्रॉम दी फॉलो अप डिस्प्लेसमेंट। एक कंडीशन डाली कि भाई सारे जो इंश्योरेंस है इस पॉलिसी पे वो सीज हो जाएंगे अगर किसी बिल्डिंग के डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब नुकसान हो जाता है उसके 7 दिन के बाद। मटेरियल अल्टरेशन कंडीशन, आप सीएनजी लगाओगे कुछ भी करोगे तो हमें सूचना दोगे। मोटर पॉलिसी में भी होता है ना कंडीशन, उसी तरह मरीन में भी होता है। चेंज इन ट्रेड या मैन्युफैक्चरर वगैरह कुछ है तो फायर पॉलिसी के अंदर आपको देना है। अनऑक्यूपेंसी ऑफ बिल्डिंग, अगर आपने बर्गलरी की पॉलिसी ले रखी है और आपने बिल्डिंग खाली छोड़ रखी है 30 दिन से ज्यादा, तो उसमें कंडीशन है कि आपको सूचना देनी है। ट्रांसफर ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये सब में देनी है। जहां पे भी इंश्योर्ड का इंश्योरेबल सीज इंटरेस्ट सीज होगा वहां पे पॉलिसी अपने आप ही सीज हो जाती है। अब यहाँ पे 2 एक्सेप्शन है। एक, जहाँ पे वो उसकी बेचारे की डेथ हो गई तो पॉलिसी जाएगी लीगल हेयर के नाम पे या ट्रस्टी या लिक्विडेटर के नाम पे, क्योंकि उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट इसमें बन जाता है और वो इंश्योर्ड बन जाता है। इंश्योरेंस कब कंटिन्यू रहता है? जब वो इंश्योरेंस कंपनी से सैंक्शन करा के एंडोर्समेंट करा लेते हैं कि भाई ये बंदा एक्सपायर हो गया है और ये पॉलिसी लीगली लीगल एयर के नाम ट्रांसफर करो, तो वो इंश्योरेंस कंटिन्यू रहता है। नहीं तो वो अगर ट्रांसफर नहीं कराओगे तो कुछ समय बाद वो बंद हो जाएगा। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। सर चाय लेने गए यार। ओके ओके। वो वाले बात, सर चाय भी निकला रहे भाई साहब, क्या करूं।